कैसे दोस्तों, मज़ा आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम मोशन देखेंगे चार्ज का। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटिन्यूएशन शुरुआत से ही कूलम्ब लॉ से ही स्टार्ट किया हुआ था। तो हम अगर दिखाते हैं ऐसे करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला बात तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे करके हम दिखा रहे हैं, है ना, तो इधर से ऐसे करके दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? समझते तो है ही कि वही पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस में टर्मिनेट करता है। इसके सारे प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़े हुए थे। तो अगर हम दिखा रहे हैं कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर, है ना, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। इधर की तरफ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ बहुत सारा निगेटिव चार्ज होगा। बात समझ में आ गई नहीं है? बस इसका मतलब यही है, अगर हम दिखा रहे हैं कि इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस साइड में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा और बहुत सारा इधर निगेटिव चार्ज होगा, तभी प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जा रहा है। एक और बात समझ सकते हैं, अगर हम प्लस चार्ज को छोड़ देंगे तो अगर इधर की तरफ प्लस है, इमेजिन कर सकते हैं प्लस वाले को उधर की तरफ रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा से ऊपर फोर्स लगा देगा। कितना लगाएगा? फोर्स क्यू लगाएगा ना, यही ना फोर्स लगता है इधर की तरफ। तो देखो यही ना बोले थे कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो फोर्स वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसके कारण से हम कह सकते हैं एक्सेलरेट कर जाएगा वो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा एक्सेलरेशन। इस वाले चार्ज का, जो कि इसके ऊपर ऑब्वियसली चार्ज है कुछ क्यू है, इसका मास अगर एम है, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की तरफ। समझ में आ रहा है बात? और वहीं पर अगर हम कह दें कि यहाँ पर अगर हमने एसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर अगर हमने निगेटिव क्यू चार्ज रख दिया है, इसका मास एम है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, है ना। निगेटिव चार्ज क्यू है और इसका मास एम है, तो इसके ऊपर देखो ये प्लस है, तो प्लस वाला इस माइनस वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यानी कि इसका जो डायरेक्शन, इसका जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? क्यू ई अगेन, और एक्सेलरेशन अगेन सेम, क्यू ई अपॉन एम हो जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं आया? तो इसी के ऊपर हम लोगों ने आज स्टडी करना है। तो क्या था टॉपिक? मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत कुछ सीखेंगे आज, थोड़ा नाम पैसेंस से पालथी उल्थी मार लो, ठीक है। अनुलोम विलोम क्या होता है, वो जो भी होता है कर लो, ठीक है। मस्त वाला सांस, बस चलिए बढ़े रहो, ठीक है। पेन कॉपी ले लो, एकदम पूरा मस्त स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है कि ये भी वीडियो लंबा ही जाए, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं, ये बात समझ में आ गया सबको कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा, उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वही चार्ज अगर निगेटिव है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? तो हम बोलेंगे एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experiences by the charge in electric field E, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज E given by फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। देन द एक्सेलरेशन of charge having mass m, ठीक है, is given by from न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, कह सकते हैं ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है एक्सेलरेशन का वैल्यू? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना हो गया? क्यू ई अपॉन एम हो गया। इज इट ओके? तो हम कह देंगे कि डायरेक्शन
ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। और एक और बात अब इससे यहां सुन लो कि अब हम बोलेंगे अगर चार्ज बोल दिए तो वो समझना है कि वो पॉजिटिव चार्ज ही है। अगर स्पेसिफाई किया जाएगा तुमसे कि बोला जाएगा निगेटिव चार्ज है तो समझना है वहां पर है निगेटिव चार्ज। अगर बोल देंगे सिर्फ चार्ज है रखा हुआ तो समझना है कि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक लाइन से क्लियर हो गई ये बात कि एक्सेलरेशन जो होगा उसका डायरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। समझ में आ गया बात? एक्सेलरेशन कितना हो गया? QE अपॉन m आ गया। क्लियर है यहां तक? छाप लो पहले यहां से यहां तक, इसके बाद धीरे धीरे करके 2-3 चीजों को सीखेंगे फिर तो देखोगे ही मजे मजे है। चलो कुछ केस लेते हैं, है ना, बहुत सारे केस करेंगे ना। अब केस होगा, FIR होगा, तो देखना। एक केस ले रहे हैं कि when charge is stationary in इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चार्ज स्टेशनरी है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, तो अगर हम कह दें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर, देख लो, और यहां पर अगर हमने एक चार्ज Q, अब हम बोल दिए कि चार्ज है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इस चार्ज Q को अगर हमने यहां पर रेस्ट से रखा है, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगा है इधर की तरफ, कितना लगा होगा फोर्स? QE। फोर्स इधर लगा है, रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो हम पहला बात तो सीख चुके हैं कि U 0 हो चुका है, एक्सेलरेशन कितना हो चुका है? QE अपॉन m हो चुका है। फोर्स बाय मास इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये बात तो तय हो गया। तो हम ये देखना चाहते हैं कि t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो पहला बात तो देख लो, चार्ज फिक्स है, मास भी फिक्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, बोला गया यूनिफॉर्म है। इसका मतलब A जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और अगर A कांस्टेंट हो गया तो हम इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है, पढ़े हुए हैं ना जी, u प्लस में at s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इक्वल टू 2as और 2s अपॉन t इक्वल टू v प्लस में u। यही सब ना हम लोग लगाते थे, तो हम ये सब यूज कर सकते हैं। तो चलो हम निकालना चाहते हैं कि t टाइम के बाद इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मान लेते हैं d डिस्टेंस कवर किया है, यहां पर चार्ज पहुंच चुका है, इस समय इसका वेलोसिटी v है, टाइम लगा यहां से पहुंचने में t। तो हम निकालना चाहते हैं ये सब, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे? फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस में at हो जाएगा। u तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना हो गया बोलो तो? QE अपॉन m हो जाएगा क्या, और टाइम t हो जाएगा, v का वैल्यू इतना। एक और चीज लिख सकते हैं, फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। u तो 0 हो गया, s का वैल्यू कितना है, t डिस्टेंस है, प्लस में हाफ ऑफ QE अपॉन m इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ये सब चीज यूज कर सकते हैं, बस हम इतना सा चीज यहां पर निकाल दिए। ये कंडीशन 1 था कि अगर हम एक चार्ज को स्टेशनरी रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रखे हैं, चार्ज को यहां पर बैठा दिए तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर की तरफ ही, क्योंकि ये तो कहीं जा नहीं सकता था, एक्सेलरेट कर जाएगा ये चार्ज, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पर, ये बात तय कर लो, ठीक है। इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, है ना। देख लो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ बदल रहा है वेलोसिटी, डिस्टेंस भी, है ना। कॉपी जल्दी। इस बार हमने क्या किया है कि व्हेन चार्ज थ्रोन परपेंडिकुलरली इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, एक चार्ज को हमने, यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस चार्ज को Q और M को, जिसका चार्ज है वैल्यू Q और मास है M, इस चार्ज को हमने इधर नहीं फेंका है, इधर फेंक दिया,
ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम इधर फेंकेंगे तो भाई इनिशियल स्पीड यू आ जाएगा, तो हम वो सब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अब ऐसे फेंक दिया, जब हम ऐसे फेंकेंगे तो एक बात तो तय है कि इस चार्ज के ऊपर एक तो फोर्स तो इधर ही होना है, चार्ज के ऊपर फोर्स इधर ही लगेगा, है ना। फोर्स के चक्कर में एक्सेलरेशन भी इधर ही मिलने वाला है, सो क्यू ई अपॉन एम। अब देखो ये क्या कंडीशन बन गया, इधर जो वेलोसिटी है u, इस डायरेक्शन में ना तो कोई फोर्स लग रहा है, ना ही एक्सेलरेशन है, ना ही कुछ है। और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, देखो सारा वेलोसिटी हमने इधर दिया था, तो इस डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, एक्सेलरेशन जरूर है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो पिक्चर बन रहा है, इस कंडीशन में ये पार्टिकल जो चार्ज है हमारा जाएगा तो इधर, लेकिन फोर्स इधर लगने के वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह का पैराबोलिक हो जाएगा, है ना। ये चार्ज का वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स लगने के वजह से अपना पाथ ये चेंज करते रहेगा, और इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल में पढ़ चुके हैं। ये जो पाथ हो जाएगा ना, इस समय हर समय इसकी वेलोसिटी तो यू ही रहेगी इस डायरेक्शन, क्योंकि इधर तो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि फोर्स तो रहेगा नहीं। यहां पर यू हो गया, किसी भी समय पर यहां पर वेलोसिटी हो जाएगा वी एक्स डायरेक्शन में, और यहां पर इसका वेलोसिटी हम कुछ भी कह सकते हैं, है ना, टेंजेंशियली भी होगा। और पाथ कैसा हो जाएगा, ये पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ इज पाराबोला। कौन बोला, पाराबोला, है ना। ये पाराबोलिक पाथ हो जाएगा, इस तरह का कंडीशन बनेगा अगर हमने इस तरह से चीजों को फेंका। समझ में आ गया बात, ठीक है। और अगर हम यहां पर बोलेंगे केस 3 लगा देते हैं इसी कंडीशन में ही, ठीक है, व्हेन यू मेकिंग acute angle with E field। अगर U को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक्यूट एंगल के साथ में फेंका है, तो चलो ठीक है, फिर से देख लेते हैं क्या क्या कहना चाह रहे हैं हम यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, हमने एक चार्ज को इधर फेंका ऐसे, है ना, एक एक्यूट एंगल थीटा बना करके U फेंका ऐसे। अब अगर हम ऐसे फेंकेंगे इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में, तो एक तो भाई इसी u का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, जिसको हम u x डायरेक्शन कर सकते हैं, x एक्सिस में इधर हो जाएगा u y। अगेन देख लो एक्सेलरेशन तो इधर ही आने वाला है, जिसका वैल्यू हो जाएगा q e अपॉन m। यानी कि इस डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड दिख रहा है ux, एक्सेलरेशन इधर दिख रहा है, यानी कि इसका स्पीड जो है इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, लेकिन इधर का अगेन ये कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा बात। और ये इस चक्कर में इसका ये पाथ अगेन पाराबोला ही होने वाला है ना। कौन बोला, पाराबोला। तो देख लो ये सारा कहानी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन से मिलता है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हुए थे 11th में ही, सबसे शुरुआत में ही काइनेमेटिक्स में ही। थोड़ा हम रिकॉल कर देते हैं इसको, है ना। पहले कॉपी कर लो ये सब चीज को, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बहुत बचपन में जब हम लोग पढ़ा करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस समय ये जमीन हुआ करता था ऐसा, और यहाँ पर एक आदमी एक बॉल को किसी u स्पीड से फेंका करता था, तो वो कुछ ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करके यहाँ पर आता था, ठीक है। और उस समय हम लोग बोला करते थे कि इधर का डायरेक्शन का u cos थीटा जो है कांस्टेंट रहेगा हर समय, और ये एंगल हो गया थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा u sin थीटा, ये मैक्सिमम हाइट h अचीव करेगा, ये इसका रेंज हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट t हो जाएगा, है ना। तो h का वैल्यू हम लोगों ने यहां सीखा था, क्या था h का वैल्यू, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, 2u साइन थीटा बाय g, और रेंज क्या होता, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ठीक है। ये 3 हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे। इस पूरे कहानी में क्या था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर वर्क कर रहा था, g डाउनवर्ड वर्क कर रहा था। तो हम लोगों ने यही सीखा था कि g नीचे लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो चीज लग रहा है वो तो कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा मेरा कांस्टेंट रह गया था, और इधर की तरफ का जो u स्पीड था वो हमारा बन गया था u sin थीटा, जो कि डिक्रीज करते करते यहाँ पर 0 बना था, फिर इंक्रीज करते करते यहाँ पहुंच चुका था। अब अगर हम इसी सवाल में, हम इसी कंडीशन में हम एक चीज कर लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक
क्वेश्चन है, बस देखना ध्यान से हम क्या बदलने वाले हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास इस तरह से एक प्लेट दिया हुआ है और बोल रहा है कि यहां पर भाई मैंने प्लस चार्ज रख दिया है, बहुत सारा प्लेट है, बहुत बड़ा सीट है, इसके ऊपर चार्ज है, और यहां पर हमने माइनस चार्ज रख दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर से एक निगेटिव क्यू को, है ना, निगेटिव क्यू को माइनस में क्यू और एम को हमने रिलीज किया है किसी यू स्पीड से। अब बताओ ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही बनने वाला है, ई। प्लस से माइनस के तरफ ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा, तो वो हमारा प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही चलने वाला है। इस चक्कर में हम यहां पर से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन जो बनेगा इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसके नाम से एक्सेलरेशन आएगा ना, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, QE अपॉन m हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या सेम पिक्चर बन रहा है क्या? और ये चार्ज का पाथ कैसा हो जाएगा, अगर ये u स्पीड चल रहा है ऐसे करके, इस चार्ज का पाथ कैसा हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव सॉरी प्लस चार्ज है, सॉरी प्लस चार्ज हम मान लेते हैं, तो प्लस है तो प्लस वाले को रिपेल करेगा, तो प्लस वाले को रिपेल करेगा, और हमने स्पीड दिया इधर की तरफ, ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक रेंज कवर करेगा, कहीं ना कहीं ये h हाइट कवर करेगा। इसको यहां से तक जाने में समय लगेगा t टाइम। हम वो सब चीज निकाल सकते हैं ऐसे, यही सब फॉर्मूले से कैसे निकाल लेंगे। h के जगह पे भाई h का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये जो g है वो तो यहां नहीं है, लेकिन g के जगह पे अगर हम इसे एक्सेल, क्योंकि यहां पे तो एक्सेलरेशन का नाम था g, एक्सेलरेशन ही ना था g जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, हम उस एक्सेलरेशन को अब रिप्लेस करेंगे QE अपॉन m से। बस इतना ही चेंज होने वाला है और कुछ नहीं। देख लो फिर से, देखो एकदम ये और ये में कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, सेम चीज आ रहा है, वही u है, वही रेंज है, वही सब कुछ है, बस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के वजह से A आ गया है, यहां G आ गया है, तो G के जगह पे हम ये कर लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह पे क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा अपॉन G के जगह पे, मजेदार गजब, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G के जगह पे क्या लिख देंगे, QE अपॉन m। मजा आ गया, समझ में आ गया बात। और अगर हम कह दें कि यही सिस्टम को हम ग्रेविटी फ्री, ये था कंडीशन की, तब कब था, ये एक नंबर बात कर सकते हैं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में बात कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम को ग्रेविटी वाले सिस्टम में डाल दें, पहले इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो, तब दिखाते हैं। हो गया कॉपी? कॉपी करने का मतलब है या तो पॉज करके देख लो, ठीक है, पॉज करो, कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ, है ना, फिर आगे देखो यहां से। अगर हम इसी में ग्रेविटी, है ना, विथ ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी की बात कर ले, तो यू ऐसे फेंके हैं, ये चार्ज ऐसे जाएगा, तो भाई इधर की तरफ ई भी काम कर रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, QE अपॉन m, और जी भी काम कर रहा है, तो जी भी जुट जाएगा ना जी, ये दोनों आ जाएगा। तो इस बार जो रेंज बनेगा, हाइट बनेगा, टाइम बनेगा, जहां पर हम लोग जी लिखते थे वहां पर ये सिर्फ लिख रहे थे, अब वो दोनों लिख देंगे, तो हमारा तीनों काम बन जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी के जगह पे क्या लिखेंगे, QE अपॉन m प्लस में g। हाइट के जगह पे क्या लिखेंगे, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के जगह पे QE अपॉन m प्लस में g। अब देखो जिसको ये सब फॉर्मूला डेराइव करने नहीं आता है भाई, पहले तो 11th के प्रोजेक्टाइल मोशन को देख लो, बहुत कुछ है ही नहीं, एकदम इजी है। और इवन हम भी एक वीडियो बना चुके हैं फिजिक्सियम पे, लेकिन वो इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन का था, काइनेमेटिक्स के नाम पे वीडियो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने डेराइव किया है, वो भी देख सकते हो, ठीक है। ये बच्चा वाला सब चीज़ है, उसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें तो बहुत कुछ है इंक्लाइंड वाले में। तो क्या लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन QE अपॉन m प्लस में g। ये अब नया चीज आ गया, समझ में आ गया बात पूरा अच्छा से, कॉपी करो, आगे तो धुआं है।
एक कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास यही फील्ड है, मतलब प्लेट है, यहाँ प्लस है रखा हुआ और यहाँ पर माइनस रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज Q जिसका मास m है और इसको हमने u स्पीड से फेंक दिया, u स्पीड से इसको फेंक दिया है। ऑब्वियसली प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलेगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा, वो तो बनेगा QE/m, डाउनवर्ड ही बनने वाला है। वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो कहीं ना कहीं रिटार्डेशन का मामला बनेगा। इस चक्कर में ये चार्ज जो है जाएगा 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 आएगा, वेलोसिटी घटते घटते किसी समय पर जाकर के h हाइट के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो h निकाल सकते हैं क्या, कितना हाइट अचीव कर सकता है, ये सीख सकते हैं क्या, h निकल सके ना। तो पहले बात कर रहे थे इनिशियल स्पीड कितना है, u है, वो तो लिखा ही है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, v² माइनस में u² = 2a लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ये यूज कर सकते हैं ना। v का वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस में u² = 2, एक्सेलरेशन जगह क्या लिखेंगे, QE/m इंटू s की जगह पे h है ना जाएगा। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, u² है ना अपॉन 2 QE/m। h का वैल्यू क्या हो गया, u² m/2 टाइम्स ऑफ QE, ये इसका हाइट हो जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि इसको ऊपर से जमीन तक यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हम वो भी निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2u/g। अच्छा नहीं आता है निकालने, तो भाई इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, हम ये भी निकाल सकते हैं। एक और बात, एक और तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कि हमको यही पूछ रहा है ना, एक एक जगह पे सेम लाइन पर सेम वेलोसिटी होता है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा, सेम, मतलब यू ही रह जाएगा, सिर्फ बदल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से ये बात करें कि फ्रॉम v = u प्लस में 80 से बात करते हैं, तो v किधर है, माइनस में u डायरेक्शन में, u तो u ही डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी तो नहीं है, यह तो एक्सेलरेशन यही वाला हो जाएगा, माइनस में QE/m। इन टोटल टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कितना समय के बाद u बदल चुका है ना, इंटरचेंज कर चुका है, वही टाइम है। तो यहाँ से t के जगह पे क्या लिख सकते हैं, QE/m इंटू t = 2u बन रहा है, तो t के जगह पे क्या हो जाएगा, 2um/QE। इतना समय लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना लगेगा, तो u/g, मतलब इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, तो क्या बचेगा, u/g, g यानी QE/m, यानी हो जाएगा um/QE। तो हम ये सब चीज निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका डबल हो रहा हुआ है ना, इसी का डबल है ये सब काम लोग काइनेमेटिक्स में किया करते थे। बस एक्सेलरेशन जो वहां पर ग्रेविटी वाला बनता था, वो काम अब हमारा एक्सेलरेशन काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, ठीक है। कॉपी करो, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुआ है। एक कंडीशन लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके बात को बढ़ा देंगे, इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा नहीं, ठीक है। ये प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और दोनों चार्ज्ड प्लेट है। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक्सेलरेशन जो होगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही बनेगा, क्योंकि प्लस से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस माइनस की तरफ जाता है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्लस में QM चार्ज को हमने किसी u स्पीड से ऐसे करके थ्रो कर दिया, हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ u स्पीड से थ्रो कर दिया। हम कह रहे हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस हमारा l है, ठीक है। तो ये चार्ज चलता है, यहां तक पहुंच जाए ना, देखो ये u स्पीड से चल रहा है, और जैसे ही या देखो ये प्लस से निकला और माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा होगा, है ना। यहीं इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, यहां से यहां तक के ही रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देख लो।
इसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक में ही ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। चार्ज जैसे ही एंट्री करेगा इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट होगा, तो यानी कि ये जो निगेटिव चार्ज इस प्लस वाले खींचना स्टार्ट करेगा, तो यानी कि इधर की तरफ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो जाएगा QE/m। हम जानना चाहते हैं कि ये चार्ज जब यहाँ पहुंचेगा ना, जब इस एंड पर पहुंचेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, तो जब इस एंड पर ऐसे पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सेकेंड नंबर में इस चार्ज का स्लोप कितना होगा, यानी कि tan थीटा कितना होगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा होगा, वो निकाल लेंगे। बस यही सब चीज निकालेंगे और क्या निकालेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, बात समझ में आया कि नहीं। जब चार्ज को ऐसे फेंकेंगे तो ये चार्ज का वेलोसिटी तो ये तो u कांस्टेंट ही रहेगा, ये तो पता चल चुका है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इसको तो कोई चेंज करने वाला है नहीं। इस डायरेक्शन में u तो कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो अगर हम किसी जगह बात करेंगे, यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर u कितना है, u ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो ये अलग हो जाएगा इधर की वेलोसिटी। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल तो u ही रहेगा, यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मान लेते हैं vy डायरेक्शन में हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी जो बनने वाला है वो कहीं ना कहीं इधर की तरफ बनने वाला है, ये v, और हमको यही थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए अगर हम vy पता कर ले तो मेरा काम बन जाएगा। और vy निकालना सबसे आसान काम है, देख लो, क्योंकि हमको इधर का डायरेक्शन का कोई स्पीड नहीं पता, डिस्टेंस मेरे को पता है। देख लो, आ रही बस में। तो हम ये बात पता कर लेते हैं कि इस चार्ज को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा है, उतने ही समय में कहीं ना कहीं ये चार्ज यहां से तक पहुंचा होगा। देखो फिर से, ये चार्ज इधर कांस्टेंट वेलोसिटी u से l लेंथ कवर किया है t टाइम में, कांस्टेंट वेलोसिटी u से l लेंथ कवर किया है t टाइम में, सिर्फ इस डायरेक्शन में। देखो अब इधर की तरफ बात करते हैं, इधर की तरफ कोई स्पीड तो है नहीं, एक्सेलरेशन सिर्फ यही है QE/m, है ना। इस डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, QE/m है। और इस चक्कर में इधर का हमको कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन दिखने मिलेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते करते टी टाइम के बाद ये d डिस्टेंस कवर कर लेगा, जिस चक्कर में इसकी वेलोसिटी कुछ vy हो जाएगी। हम ये सब चीज को यूज कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या हो जाएगा, वो दिख रहा है u कांस्टेंट है, और u अगर कांस्टेंट है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, हम लगा सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कर सकते हैं क्या, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना हो गया l, डिस्टेंस कितना, स्पीड कितना u, और टाइम कितना है t। तो यहां से अगर हम t का वैल्यू निकाल दें तो हो जाएगा हमारे पास L/u। इतने समय में ये चार्ज यहां से यहां तक पहुंच गया। हमको निकालना है इसका वेलोसिटी यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है, कितना वेलोसिटी है डिस्टेंस d कवर करने के बाद। तो फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर बात करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रॉम अगर हम लगा दें s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर, क्योंकि यही हमको लग रहा है सबसे कन्वीनियंट फॉर्मूला है जो कि लगा सकता है। यहाँ पर s के वैल्यू पता है, डिस्टेंस है, और वर्टिकल डायरेक्शन में uy तो कुछ है ही नहीं, इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है, ये तो जीरो हो गया। प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, QE/m, और टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे, L²/u²। अरे बस समझ में। तो पता नहीं इससे क्या निकाल लिए, जो भी निकाल लिए एक तो लगा लिए, ठीक है। तो यहां से अगर हम इनिशियल स्पीड ही पूछ लें कि कितना स्पीड दें कि ये L और D वगैरह को कवर कर ले, तो यहां से अगर हम निकाल देंगे 2md/QEL², है ना जी, इंटू सॉरी u² इक्वल टू QEL² हो गया, है ना। तो u इक्वल टू क्या हो गया, QEL²/2md का रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इतना स्पीड देंगे तो ये चार्ज कहीं ना कहीं, ये इवन एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बन गया। चलो इसी चक्कर में एनसीईआरटी में सवाल ही है, 34 या 35 नंबर क्वेश्चन देख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एडिशनल का क्वेश्चन है ये। तो इतना पूछ रहा है वहां पर कि कितना स्पीड दोगे कि ये इसको हिट कर लेगा, है ना। ये सवाल था हमारा, हमको निकालना है वेलोसिटी vy। तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस में at हो जाएगा। u तो कुछ है नहीं, एक्सेलरेशन कितना है QE/m, और टाइम कितना निकालना है हम, L/u।
ये हो गया वी वाई इस डायरेक्शन का। तो हमको वी वाई मिल गया, तो यहां से अगर हम v का वैल्यू लिखें क्या लिखेंगे, वी वाई का होल स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर। तो वी वाई का होल स्क्वायर यानी कि यही हो जाएगा ना, क्यू ई एल अपॉन एम यू का होल स्क्वायर प्लस में यू स्क्वायर। इतना आंसर हो गया। और अगर हमको बोला था वहां पर टेन थीटा निकालने के लिए स्लोप भी निकालने बोला था, टेन थीटा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी वाई अपॉन यू, तो वी वाई का जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू ई एल अपॉन एम यू, अगेन यू, यानी कि क्यू ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम यू स्क्वायर, दैट्स योर स्लोप फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज इन निगेटिव डायरेक्शन। देखो निगेटिव डायरेक्शन में है। सवाल समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था ना, बहुत इजी क्वेश्चन था, सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिया हुआ 34 35 या 35 36 ऐसे कुछ है। एक क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है, सेकंड में कुछ डेटा दे दिया गया है, उस डेटा के हिसाब से यू भी दे दिया है, वहां पर पूछ रहा है एल का वैल्यू निकालो, बाकी सारा चीज दिया हुआ है, फॉर्मूला पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बन गया सेम। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं पता है ना? पहला है प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम, आई थिंक यही होता है ना जी, ठीक है, पता है ना। इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें भी एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें 9 न्यूट्रॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है एक, इसमें न्यूट्रॉन 2 होता है, सब में इलेक्ट्रॉन एक एक ही होता है, ठीक है, सब पता है। ठीक, क्यों बात की? तो देखते हैं। हाँ, पहले बात करेंगे प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन का मास कितना होता है, और हम यहां पर नहीं लिखते, कहीं कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं। प्रोटॉन का मास और चार्ज के ऊपर बात करते हैं ना। हाँ ठीक है, ऐसे चार्ज लिखते हैं, मास, प्रोटॉन, चार्ज, मास, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन के बारे में बात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में बात करना चाहते हैं, अल्फा के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो 1 पॉइंट बताए थे उस दिन 0076 AMU, हम लगभग 1 U लिख रहे हैं ना, 1 AMU लिख रहे हैं इसको, 1 AMU को ही 1 U भी लिख सकते हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक 1.6 × 19 कूलम, उसको हम E बोलते हैं, तो हो गया हमारा प्लस E, इसके ऊपर चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो प्रोटॉन से 1837 टाइम्स कम होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/1837 टाइम्स ऑफ U, और इसके ऊपर माइनस में E चार्ज होता है। ड्यूट्रॉन अभी हम बताए, इसका जो ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए इसका वजन हो जाएगा डबल, यानी कि 2U हो जाएगा। और अगर हम उसका ड्यूट्रॉन बेसिकली होता है 1 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिया, तो वो जो ड्यूट्रॉन बचा है न्यूक्लियस, यानी ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ये क्या है बेसिकली, ड्यूट्रॉन, और ये क्या है, अल्फा, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन क्या हो गया, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, ये क्या हो गया, लिख रहे ना, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, है ना, एटम, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो बचा कितना, प्लस में E बचा, प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में होगा। अल्फा, अल्फा के ऊपर, अल्फा बेसिकली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अल्फा क्या होता है, 2p प्लस में 2 न्यूट्रॉन, लिख रहे ना। तो 2 2 4, यानी कि वजन हो गया 4U, और इसके पास 2 प्रोटॉन, यानी कि प्लस हो गया प्लस 2E। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कॉपी करो जल्दी से इसको, जल्दी जल्दी जल्दी, बूम, कॉपी करो, इसको कॉपी करो जल्दी से, हम कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। पाथ ऑफ प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन अल्फा न्यूट्रॉन। हम इन चारों के पाथ के बारे में बात करेंगे अभी। हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, हमारा हटा देना इसको। एक एक करके केस पे बात करते हैं। केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या कह रहा है कि अगर हम यहां से मतलब प्लस यहां पे समझ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं हमने ऐसे लगा के रखा है, ठीक है, और कुछ एल डिस्टेंस में ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है। तो सारे प्लस चार्ज को यहां पर और सारे माइनस चार्ज यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉने हैं उसको हमने यहां से रिलीज किया है। और ये प्लस है इधर की तरफ और यहाँ माइनस है। हम इधर से इसलिए रिलीज किया क्योंकि माइनस वाला को अगर हमने किसी स्पीड से फेंका होगा, सेम स्पीड से फेंका दोनों को, ठीक है, सबको सारे प्लस वाले को जो भी है 1 2 3 है ना, सबको सेम स्पीड से फेंके, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि कौन पहले पहुंचेगा इस जगह पे, है ना, इस साइड, यानी इस साइड से पहले कौन पहुंचेगा, यानी कि इस वाले का पाथ तो ऐसे हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाले की तरफ आएगा, माइनस वाला प्लस वाले की तरफ जाएगा। हमको ये जानना है कि कौन पहले पहुंचेगा, यानी कि टाइम किसको कम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में। बात समझ में आया? इसको यहां से यहां तक पहुंचने में किसको सबसे कम समय लगेगा? हमको पता है कि सब में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन लगेगा QE/m। कितना लगेगा? QE/m। ये समय मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा हर किसी के लिए। तो अगर हमको निकालना है टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड मेरे को पता है, लेंथ पता है, टाइम की बात करना है, यू तो कभी बदलने वाला नहीं है, तो सबका जो हॉरिजॉन्टल टाइमिंग होगा वो सबका सेम हो जाएगा क्योंकि सबको हमने सेम स्पीड से फेंका है, डिस्टेंस भी सबका सेम ही है, तो सबका समय सेम हो जाएगा। अगर हमने कंडीशन नंबर 1 के बारे में बात किया है, अगर यू मेरा सबके लिए सेम है, एल मेरा सेम हो गया, तो टाइम भी मेरा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा सबके लिए। अरे बस हमने तो एक्सेशन क्या हो गया, यहां से QE/m बन गया। कोई दिक्कत है? चलो कॉपी कर लो इसको पहले, फिर आगे देखते हैं। यहां पर केस 2 के ऊपर बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि कौन सा चार्ज, चलो ठीक है, ये तो इधर की तरफ तो भाई एल डिस्टेंस तो भाई हमको समझ में आ गया कि हर कोई सेम करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि पूरा प्लेट बहुत लंबा है, एल नहीं है, हम मान लेके रखें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब हमको ये जानना है कि कौन सबसे पहले, यानी कि डी डिस्टेंस को कवर करता है, कौन सबसे पहले डी डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। विच वन विंस, है ना, कवर्स डी डिस्टेंस फर्स्ट। सबसे पहले डी डिस्टेंस को कौन कवर करता है, हमको ये निकालना है। डी डिस्टेंस बेसिकली इसका इधर का डिस्टेंस है और इधर की तरफ कोई स्पीड वगैरह दिया हुआ नहीं है, तो हम इस डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन है तो हमको यहाँ पर कहीं ना कहीं S = UT प्लस में हाफ AT² के ही बारे में बात करना पड़ेगा। और S कितना है? डी डिस्टेंस है D, इनिशियल मतलब इधर के डायरेक्शन में कोई स्पीड वगैरह दिया हुआ नहीं है, और हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इधर क्या लिखेंगे? QE/m × T², और हमको निकालना है टाइम। तो यहाँ से टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2dm/QE का रूट। अब D तो गिवन है, 2 भी गिवन है, E भी गिवन है, यानी कि टाइम जो है इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि किसका मास अपॉन Q ज्यादा है, m/q किसका ज्यादा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो हम m/q निकालते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन के लिए, m/q का वैल्यू कितना हो जाएगा प्रोटॉन के लिए? m/q यानी कि 1/e आ रहा है ना, आ रहा है इसका। इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ रहा है देख लो तो, मास कितना? 1/1837 × E, यानी E/1837 आ रहा है।
ड्यूट्रॉन के लिए कितना आ रहा है, ठीक है, मास कितना है 2/e, और अल्फा के लिए कितना आ रहा है 4/2, यानी कि 2e है ना, बेसिकली 2/e इसका भी आ रहा है। इसका मतलब टाइम देख लो, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ये देखो जितना छोटा है, देखो ये सबसे छोटा m/, यानी टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा समय लगेगा इस दोनों को, ड्यूट्रॉन और अल्फा को, और बीन कौन करेगा, देखो टाइम सबसे कम किस में लग रहा है, इसी में 1837 गुना कम लग रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज मच लेसर देन टाइम फॉर प्रोटॉन इज मच लेसर देन टाइम फॉर ड्यूट्रॉन इक्वल टू टाइम ऑफ अल्फा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए m/q का वैल्यू सबसे कम आया है। एकदम आसान था, कॉपी करो, अभी तो देखते जाओ। अगला केस कह रहा है कि कौन सबसे ज्यादा डेविएट करेगा जबकि हमने सबको रिलीज किया है सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ में, सेम मोमेंटम के साथ में, सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ में, आफ्टर गोइंग डिस्टेंस l, हमने l डिस्टेंस कवर करवाया है। मान लेते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर ही बात करते हैं, प्लस है, ये प्रोटॉन है p, तो प्लस वाला कहीं ना कहीं ऐसे करके जाएगा और इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है, तो l डिस्टेंस कवर करने के बाद हमको ये निकालना है कि इसने y डिस्टेंस कितना, सब के लिए यहाँ से तक किया है ना, ये देखो ये y आया और हम इसको कर देते हैं ऐसे करके रखते हैं, e लग रहा है, हाँ, तो y डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है सब के लिए, l लेंथ के बाद y डिस्टेंस देख लेते हैं कितना सबका सेम होता है कि अलग होता है, क्या होता है। लेकिन तब जबकि हमने सभी को u स्पीड से फेंका पहले केस में, दूसरे केस में सबको सेम मोमेंटम दिया है, तीसरे में सबको सेम काइनेटिक एनर्जी दे दिया है। हम पहले कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। इस बार क्या u सेम है, अगर u सेम है हमको निकालना है y डिस्टेंस, है ना। एक बात बता सकते हो क्या कि इसको यहां से तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो टाइम का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना तो होना चाहिए। तो चलो ठीक है, y के ऊपर बात करते हैं। y इक्वल टू क्या जाएगा, इन ut प्लस में हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इधर की डायरेक्शन में, इस वाले में अगर y लिख रहे हैं तो y इस डायरेक्शन में लिख रहा है, इधर की डायरेक्शन का कोई स्पीड है नहीं, तो ये तो u जीरो हो गया, प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाएगा, qe अपॉन m इंटू टी की जगह हो जाएगा l अपॉन u का होल स्क्वायर, ये हो गया y। अब इसमें से देखते हैं y के बारे में पूछ रहा है, क्या क्या कांस्टेंट उसको देख लो, हाफ कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, l दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यानी q अपॉन m पे डिपेंड कर रहा है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q अपॉन m, यानी कि जिसका ज्यादा q अपॉन m होगा वो सबसे ज्यादा डिविएट करेगा। चलो प्रोटॉन के ऊपर बात करते हैं। प्रोटॉन के लिए बताओ क्या बनेगा, q अपॉन m का वैल्यू, q अपॉन m, q कितना, e अपॉन m का जगह पे क्या u है, 1u है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कहानी है, उसका भी e अपॉन u, u तो बाबा बहुत तगड़ा है, मतलब 1837, मतलब बहुत ज्यादा है रे बाबा, ये तो ऐसी साफ दिख रहा है, डिविएट करके जाता है ना। और ड्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, ड्यूट्रॉन का e अपॉन है ना, q अपॉन m के बारे में बात कर रहा है, तो e अपॉन 2u हो जाएगा, और अल्फा की जगह पे क्या हो जाएगा 2e अपॉन 4u, यानी e अपॉन 2u, यानी कि ड्यूट्रॉन और अल्फा देख लो सेम डेविएशन होने वाला है, सबसे ज्यादा डेविएशन इलेक्ट्रॉन का होने वाला है ना। देख लो ध्यान से एक करके, तो डेविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन, अब देख लो तो किसका e अपॉन u है, यहाँ पर e अपॉन 2u है, यानी कि ये ज्यादा डेविएट किया है ना, तो डेविएशन ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन डेविएशन और अल्फा, ड्यूट्रॉन और अल्फा, ये कंडीशन बन रहा है। कोई दिक्कत, मजा आ गया। ये तब था जबकि सबका सेम स्पीड था। अगले कंडीशन की तरफ बढ़ लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, कॉपी कर लो जब इसको, ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो। अगर हम बोल दें कि मोमेंटम सेम हो जाए सबका, तो अगर p सेम हो जाएगा तो p इक्वल टू क्या होता है, m भी होता है। यहाँ हम कह सकते हैं सबका इनिशियल मोमेंटम हमने mu रखा था,
तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन m हो जाएगा। तो l बाय u के जगह पे लिख सकते हैं p अपॉन m। ठीक है, तो यहां से y इक्वल टू ut प्लस, यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सब तो ठीक है ठाक था, जो टाइम था वहां पर क्या लिखा जाएगा, l m अपॉन p, ये हो जाएगा। थोड़ा और बेटर तरीके से लिख सकते हैं इसको क्या, तो QE अपॉन 2 m l स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन p, एक m से एक m खत्म हो गया। यानी कि y जो इस बात पे डिपेंड कर रहा है इस बार कि m और e के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी m और q के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आता है वो चीज पे डिपेंड करेगा इस बार। छाप लियो ना सब, कोई कॉपी करो जल्दी से। तो अगर हम देखें सबका प्रोडक्ट करें तो यहां पर प्रोडक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, EU, इसमें हो जाएगा EU बाई 1837, इस बार हो जाएगा 2 EU, इस बार हो जाएगा 8 EU। प्रोडक्ट में देख लो सबसे ज्यादा डेविएट करने वाला है इस बार अल्फा, उसके बाद ड्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा, बहुत कम है इसका EU का प्रोडक्ट, है ना। मजा आ गया। देख लो मोमेंटम अगर सेम कर दिया तो हमको निकालना है वेलोसिटी, तो हमने मोमेंटम को रिप्लेस किया है, सॉरी वेलोसिटी को रिप्लेस किया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और फिर हमने यहां से पुट कर लिया। टेक्निक सीखो कैसे कैसे यूज हो रहा है ना, जल्दी से कॉपी करो इसको। अगला देखें काइनेटिक एनर्जी, जल्दी कॉपी करो इसको। इस बार कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम हो गया है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी कि अभी इनिशियल स्पीड हम बात कर सकते हैं हाफ mu स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 2k अपॉन m का रूट हो जाएगा आई थिंक। तो अगर हम बोल दें कि समय जो लगेगा वो हो जाएगा l अपॉन u, तो l अपॉन क्या बचेगा, रूट ओवर 2k रूट ओवर m, क्या हो जाएगा, यहां से हो गया ml स्क्वायर बाय 2k का रूट। तो अगर हम वही बोलते हैं y इक्वल टू क्या जाए, ut प्लस में हाफ है t स्क्वायर, u तो 0 हो गया, uy के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारा हॉरिजॉन्टल स्पीड के बारे में बात हो रही है। तो हाफ ऑफ एक्सलेशन क्या हो जाएगा, QE अपॉन m, और टाइम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर अपॉन 2k, m से m खत्म हो गया। तो y जो है साफ दिख रहा, डिपेंड कर रहा है ओनली q पे, बाकी सब कांस्टेंट है। l तो गिवन है कि इसने पहले से बोल के रखा है सेम है, e भी गिवन है, हाफ तो पता ही होता है कि 2 होता है, 0.2 सॉरी क्या 0.5। हाँ, तो प्रोटॉन के ऊपर बात करते हैं सबसे, अब तो ऐसे खत्म हो गया, किसका चार्ज सबसे ज्यादा, अल्फा। तो डेविएशन ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन ऑल द सेम, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों सेम आ जाएगा क्योंकि तीनों पे सेम चार्ज है। हाँ, बस ये दिमाग में रखना है कि निगेटिव वाला को रिप्लेस करेंगे इधर जाएगा, प्रोटॉन वाला इधर जाएगा, बस ये दिमाग में रखना है। तीनों केस इजी था, समझ में आ गया पूरा अच्छे से, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्टाइल हो गया है ना जी। तो चलो एक सवाल करते हैं, है ना, सबके बीच में इजी सवाल है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा ट्विक करेंगे हम लोग पीछे का। एक चार्ज को हमने -q चार्ज है जिसका मास दिया हुआ है हम, उसको 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है 30 डिग्री पर, है ना, यहाँ से इस प्लेट से, और ये निगेटिव चार्ज है, या सपोज करो कि ये माइनस चार्ज, हाँ ये माइनस प्लेट है, इधर की तरफ प्लस प्लेट है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लगने वाला है, 100 मीटर पर सेकेंड से हम जब ऐसे फेंकेंगे इसको तो निकलेगा, तो ये कहीं ना कहीं पाथ ऐसे फॉलो करेगा क्योंकि इसके पास हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है और वर्टिकल स्पीड भी है, और ये निगेटिव चार्ज अगर है तो प्लस वाला इसको अट्रैक्ट भी करेगा तो इधर की तरफ ही जाएगा, इस चक्कर में इसका पाथ ऐसे हो जाएगा। कह रहे जब निकल रहा था 60 डिग्री पर निकला, तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है,
और जब पूरा जर्नी है उसका समय जो लगा है इसमें m/q टाइम लगा है इसको, टाइम कितना लगा इसको m/q समय लगा है, तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है। एक काम कर दें, यहां पर जो स्पीड है इस डायरेक्शन में वो हमारा हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री। कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना यहाँ पर। और इधर की तरफ का स्पीड क्या हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री मतलब 50 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा आई थिंक हमारा 50√3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होने वाला है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में हो जाएगा QE/m। तो इधर का स्पीड मेरा कांस्टेंट रह जाएगा, तो यहां पर जब निकल रहा होगा तब भी ये हॉरिजॉन्टल स्पीड हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ तो स्पीड हो जाएगा, वो v बराबर u प्लस में 80 टाइप का हम वो बात कर सकते हैं, तो v इक्वल टू u प्लस में 80 हो जाएगा इनिशियल स्पीड इन दिस डायरेक्शन में, जिसको हम y कह सकते हैं, vy uy कह सकते हैं। तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE/m, और टाइम उसने देकर रखा है m/q, तो m से m q से q खत्म हो गया, तो vy का वैल्यू हो गया 50 प्लस में e। और हमको e पूछ रहा है, हमको यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम tan 60 का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये भी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी अपॉन 50√3। देख लो ये √3 आया, इसके जगह पे क्या लिख देंगे 50 प्लस में e अपॉन 50√3, ये हो गया हमारा 150, 50 प्लस में e, और e का वैल्यू हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। आंसर इजी था, लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है चीज, दिमाग लगा दो, आप घुमा फिरा करके वही सब कहानी है, थोड़ा प्रोजेक्टाइल है और बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन के जगह पे बस QE/m, g के जगह पे हम यही यूज़ कर रहे हैं। कोई दिक्कत है छाप लो, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट रह रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट था, तब हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें कि हम वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात करेंगे, धीरे धीरे करके वेरिएशन पर आते जाएंगे, वेरिएबल चीज़ों के ऊपर इंट्रोड्यूस होते जाएगा। तो पहला तो अभी हम लोग यहीं पर अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक चार्ज है, उसको हमने कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड v0 स्पीड से इधर की तरफ फेंका, ठीक है, ये x एक्सिस डायरेक्शन है और ये y एक्सिस डायरेक्शन है, और यहां पर जो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है हमारा AY²/2j कैप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा है y पर, a और 2 कांस्टेंट है, समझ में आ रहा होगा, a यहां पर कांस्टेंट है, y पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर y का वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी कि y का वैल्यू जब इस लाइन पर है तो 0 है, y का वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। x डायरेक्शन में हमारा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन इस सेम होने का मतलब यहाँ से इस पूरे लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन y बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर, यहाँ और ज़्यादा है, इस पूरे लाइन में और ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। अरे बस समझ में, तो इस चक्कर में यही होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एक और बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, जे कैप के डायरेक्शन में, यानी किधर की तरफ ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी जे कैप के डायरेक्शन में है, यानी कि वाई एक्सिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमने यहां से एक चार्ज क्यू और एम को हमने थ्रो करके रखा, तो ये चार्ज को इधर की तरफ फेंकने वाला है। हम एक काम करते हैं, किसी वाई डिस्टेंस के बाद, ठीक है, हम इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, किसी y डिस्टेंस के बाद इसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। एक बात तो तय है कि हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इस चक्कर में हमारा v0 हमारा कांस्टेंट ही रह जाएगा, तो v0 तो यहाँ पर सेम ही रहने वाला है, v0 ही रहेगा। हमको यहाँ पर निकालना है यहाँ का वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन में। हमको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, बोलो,
क्यू ई अपॉन एम होता है क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? क्यू ई अपॉन एम। किसी भी जगह पर अगर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन तो क्यू ई अपॉन एम आ जाएगा। और एक्सेलरेशन क्यू ई के जगह पर लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर अपॉन 2 और एम हो जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड कर गया वाई पर, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि वाई बढ़ते जाएगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ते जाएगा। हमको निकालना है वेलोसिटी, तो हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला जानते ही हैं। क्या होता है फॉर्मूला? वी डी वी अपॉन डी वाई, है ना, वाई डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे, पढ़े थे ना, तो वही यूज कर लेते हैं। वी इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्यू ए क्यू बाई 2m यहाँ पर रख लेते हैं, इंटू वाई स्क्वायर रहेगा। डी वाई वाले एक साथ में कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा v इंटू डी वी, सॉरी v इंटू डी वी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन 2m इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड में। हम बोलेंगे भाई इस डायरेक्शन में तो कोई स्पीड था नहीं शुरुआत में, तो शुरुआत में कोई स्पीड नहीं है, किसी समय पे वेलोसिटी हम वी वाई लिख रहे हैं, वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जीरो पोजीशन से किसी वाई पोजीशन पे, किसी वाई लेंथ पर ही बात कर रहे हैं, उस समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहां से जाएगा वी वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, माइनस में 0 का स्क्वायर यही हो जाएगा। अगर हम यहाँ से बोलेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा बात, अरे वी डी वी का क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के वी वाई, और यहाँ हो गया ए क्यू अपॉन 2m, और यहाँ हो जाएगा वाई का क्यू बाई 3 0 से लेकर के y तक। यहाँ से हो गया वी वाई का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस में 0 का स्क्वायर बाई 2 तो यही रह जाएगा। यहाँ से हो गया ए क्यू अपॉन 2m इंटू वाई का क्यू बाई 3, 2 से 2 खत्म हो गया, तो वी वाई बराबर हो गया रूट ओवर ए क्यू वाई का क्यू बाय 3m। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी आ चुका है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ चुका है। अगर हमको भी नहीं निकाल सकते इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ करके, तो भी जो वेलोसिटी वेक्टर में अगर लिख सकते हैं जैसे वी नॉट आई कैप और प्लस में भी, मतलब इसी का जे कैप है ना, रूट ओवर ए क्यू वाई का क्यू अपॉन 3m जे कैप, इतनी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हमको बोल दें यहाँ का बात स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, हम वो टेन थीटा भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि दिस अपॉन दिस। सॉल्व करेंगे तो अगर हम लिख सकते हैं क्या, ए क्यू वाई का क्यू अपॉन 3m वी नॉट का होल स्क्वायर है ना, वी नीचे में जाएगा तो उसका स्क्वायर को रूट के अंदर भेज दिए, यहाँ से टेन थीटा भी आ गया। ये इस पूरे कहानी में हम बस यही समझना चाहते हैं कि यहाँ पर इस पूरे लाइन में देखो ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बढ़ते आ रहा है, लेकिन इस पूरे लाइन में सेम है, क्योंकि इसने बोला है कि वाई में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अरे वो समझे, यहाँ पर वेरिएशन की बात होगी, तो वेरिएशन आया तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ गया, जो कि बहुत देर से इंतजार कर ही रहे थे हम लोग, है ना। सर्कुलर मोशन, सॉरी वर्क एनर्जी में हम लोग पढ़ते थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या क्या सीखे थे, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने के लिए, है ना, एक रस्सी में एक मास को रखते थे यहाँ पर लटका करके, और बोलते थे कि यहाँ पर कितना मिनिमम स्पीड दें ये टॉप मोस्ट पॉइंट पहुँच जाए, है ना, भी का मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुँच जाए। तो उसके लिए भी मिनिमम का वैल्यू क्या बताए थे, रूट 5GR बताए थे, याद है, रूट 5GR। अगर यहाँ पर L है, L लेंथ का थ्रेड, कोई दिक्कत। यहाँ पर पहुँचे थे तो रूट 3GL बताए थे, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा रूट 3GL। यहाँ पर वेलोसिटी बताए थे रूट GL, यहाँ पर भी सेम रूट 3GL। ये तब था जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डाउनवर्ड लग रहा था। तब हो जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो। तब अगर हम कह दें कि इस पोजीशन पर बताओ कि भी मिनिमम कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, रूट 5G के जगह पे क्या लिखेंगे, QE/m। समझ में आ चुका है अब।
इंटू एल। समझ में आ गया बात? पूछेगा भाई टॉप मोस्ट में वेलोसिटी कितना है, रूट जी एल, यानी जी का क्या लिखेंगे, क्यू ई अपॉन एम एल। अरे बस समझ में पूछ देगा यहाँ वेलोसिटी कितना है, तो वही रूट 3 जी एल, यानी कि रूट 3 टाइम्स कितना आ जाएगा। समझ आएगा बात? मजे आ गए? कॉपी करो, यहाँ पर है डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ। कोई दिक्कत? सॉरी, इतना प्लस में जी भी तो है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, अगर हम बोल दें कि जी नहीं है ना, यहाँ पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जीरो है तब, और अगर जी प्रेजेंट होगा तब फिर बात करेंगे धीरे धीरे करके। पहले तो ये दोनों कॉपी करो, यहाँ पर है ये केस नंबर 1 विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विदाउट, है ना। फिर ग्रेविटी लेंगे, दो कंडीशन अभी और है, जल्दी से कॉपी करो इसको। केस 2 में बात कर लेते हैं। ई फील्ड नीचे है ऐसे, तो हमको पता है यहां पर भी मिनिमम कितना बनेगा, और जी भी डाउनवर्ड लग रहा है, तो भी मिनिमम कितना बनेगा, रूट 5 एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा, जी भी रहेगा और क्यू ई अपॉन एम भी डाउनवर्ड ही रहेगा, इंटू एल बनेगा। ये भी आ जाएगा ना पूरा? अरे बस फिर उसी तरह से वही सब जगह लगा लेंगे। लेकिन क्या कंडीशन होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो जाए, इस कंडीशन में सारा इंपॉर्टेंस है। यहां पर अगर हम बोल दें कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहां पर अगर हम भी मिनिमम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बनेगा, रूट 5, बॉडी अगर नीचे है तो जी तो बड़ा बनेगा, और माइनस में तब फिर क्यू ई बाई एम, वो हमारा वो डिग्रेड करवाएगा इसको, इंटू एल, इतना बन जाएगा, क्योंकि क्यू ई अपॉन एम ऊपर की तरफ लग रहा है, तो वो इसका वैल्यू कम करवा देगा, बराबर नहीं होना चाहिए, ये बात भी है। इस कंडीशन में ये भी याद रखना है कि जो क्यू ई अपॉन एम है वो छोटा है जी से, बराबर हो जाएगा तब तो फिर जीरो ही हो जाएगा, स्पीड देने का कोई मतलब तो है नहीं। आ रही बात समझ में? कॉपी करो। अभी तक हम लोग दो कंडीशन सीख चुके हैं, कि एक था हमारा मोशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकेंड हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर बात किए, जो पीछे सीखे थे उसी का मॉडिफिकेशन कर दिए। फिर अभी जो पीछे सीखे हैं उसी का एक नया मॉडिफिकेशन करेंगे। टाइम पीरियड निकालते हैं सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हमको पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या बनता था, याद है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी इफेक्टिव बनता था। फिर हम लोगों ने एक पेंडुलम को लिफ्ट में रखा था, स्यूडो फोर्स लगाते थे, उसमें जी ए जोड़ते थे, घटाते थे। यहाँ पर ए के जगह पर अब बनेगा क्यू ई अपॉन एम, दिमाग में खाली रख लेना इतना बात। तो पहला कंडीशन के ऊपर बात कर लेते, कुछ केसेस पे नहीं बात कर लेते। पहला केस यही है, यही हमारा सिंपल पेंडुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डाउनवर्ड लग रहा है, तो भाई जी भी नीचे लगेगा और क्यू ई अपॉन एम भी नीचे लगेगा, तो ये बन जाएगा जी इफेक्टिव। अरे बस समझ, तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी प्लस में क्यू ई अपॉन एम। अरे बस समझ में, ये आ गया हमारा नया आंसर। सेकेंड कंडीशन में बात करते हैं। अगर इस तरह से बात करें, एक्सेसन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गया, तब क्या बनेगा, G माइनस में क्यू ई अपॉन एम बनेगा, है ना। तो इसको हम बोल देंगे G इफेक्टिव, अब नया वाला, नया इफेक्टिव G ऊपर की तरफ क्यू ई अपॉन एम लग जाएगा। कोई दिक्कत? तो टाइम पीरियड इसी तरह से लिखेंगे ना, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी माइनस में क्यू ई अपॉन एम। कोई दिक्कत है? तीसरा कंडीशन के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर यही सिंपल पेंडुलम है, नीचे की तरफ तो जी लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे लग गया, इधर की तरफ हम कह देंगे नया एक्सेलेरेशन है क्यू ई अपॉन एम, तो नेट जो इलेक्ट्रिक एक्सेलेरेशन आएगा उसका इधर की तरफ आने वाला है, ए नेट, जिसको हम कह देंगे जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव के बारे में क्या कह सकते हैं, रूट ओवर जी का स्क्वायर प्लस में क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही पुट कर लेंगे, मेरे पास ये भी रिजल्ट आ जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके है। अरे बस समझे ना,
देखो परपेंडिकुलर था ग्रेविटेशनल फील्ड के। ग्रेविटेशनल थ्रेड को मत देखना रे बाबा, थ्रेड तो किसी भी समय पर किसी भी तरीके से हो सकता है। जी के यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तीसरा कंडीशन बना। चलो जल्दी कॉपी करो, बहुत सारा कंडीशन है। फोर्थ नंबर कंडीशन में बोल रहा है कि थ्रेड ऐसे ही है, इसके ऊपर में जी ऐसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन ऐसे पास कर रहा है इस बार। ठीक है, विथ एंगल थीटा, मतलब एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ई का एंगल थीटा बन रहा है। तो छोड़ो, यहां से नहीं, हम ये पूरे एंगल मान लेते थीटा। तो नया जो जी इफेक्टिव बनेगा हम उसके ऊपर बात कर लेते थे। क्या बनेगा इधर की तरफ बोलो, एक्सेशन कितना बनेगा, क्यू ई अपॉन एम इधर बनेगा। जी अगर इधर बन रहा है तो टोटल एंगल क्या बना, थीटा बन गया। तो नेट जो इसका जी बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर सम इसका आ जाएगा। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा इसका, रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, याद आया। तो वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस में क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस में 2g और क्यू ई अपॉन एम इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा इसका जी इफेक्टिव। बाकी टाइम पीरियड के जगह पे क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन, है ना, जी स्क्वायर प्लस में क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस में 2g क्यू ई अपॉन एम इंटू कॉस थीटा का पावर हाफ। ठीक है, यहां देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे था, ऐसे आ जाएगा तो उसके कुछ एक्यूट एंगल आएंगे, यहां पर ऑब्ट्यूज आ रहा है एंगल थीटा। सेम चीज कॉपी कर दे जाओ। देख लो एक क्वेश्चन कह रहा है दो पैरेलल प्लेट है, एक है प्लस चार्ज यहाँ पर रखा गया, एक माइनस चार्ज यहाँ रखा गया है। तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही निकलेगा। और ये जो पूरा सिस्टम है किसी बीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, और बीच में हमने एक थ्रेड से बांध करके क्यू और एम को रख दिया है। और हमको जानना है इसका टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन कितना होगा, यानी कि टाइम पीरियड इसका निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस वाले चार्ज के ऊपर जी इफेक्टिव निकालते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। तो चलो ठीक है, एक काम करते हैं, क्वेश्चन जो आता है स्क्रीन पर उसको थोड़ा स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। ठीक है, अब क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखा करो, मजे आ जाएंगे उसके बाद। तो देखते हैं यहाँ पर जी डाउनवर्ड ऐसे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहीं ना कहीं इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही आने वाला है। अरे बस हम यहां से कुछ कुछ चीजों के बारे में बात ही कर ही सकते हैं। अगर ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ये भी एंगल, देखो ये एंगल बीटा है, ये भी एंगल बीटा बनेगा, ये भी एंगल हमारा बनेगा बीटा। अरे बात समझ में, तो ये एंगल बीटा हो गया तो ये 90 माइनस है बीटा, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा। खत्म हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं है। देख लो ध्यान से, अगर हम जी के ऊपर बात करेंगे तो जी डाउनवर्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना। अगर हम कह रहे हैं ये बीटा है तो ये एंगल कितना बना, 180 माइनस में बीटा, ये बन गया। तो हमको इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट लिख लेना था, यानी कि जी इफेक्टिव कहीं ना कहीं इधर की तरफ आने वाला है। तो जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या बनेगा, जी स्क्वायर प्लस में क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस में 2g क्यू ई अपॉन एम और कॉस थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा ये पूरा कॉस 180 माइनस एम बीटा का रूट। ठीक है, तो टाइम पीरियड की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी इफेक्टिव, यानी कि जी स्क्वायर, मजे आ गए, 2g क्यू ई अपॉन एम कॉस 180 माइनस बीटा रेस्ट टू द पावर हाफ। दैट्स योर आंसर। कॉपी करो जल्दी से।
इतना बड़ा बड़ा आंसर आ रहा है ना, ये कहने के बात नहीं है ना जी। टेंशन नहीं लेना है, बस 10 मिनट और वेट करो, ठीक है, खत्म हो जाएगा आज का। फिर तो कल से थोड़े अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात ही करेंगे, ठीक है। हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी पढ़े थे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, एक था हमारा मास m, एक स्प्रिंग था और हमने इसको रखा हुआ ऐसे करके। इसके टाइम पीरियड के बारे में बात करते थे तो बोलते 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k इफेक्टिव आता था। और इस पूरे कहानी में हम लोग सब जब सीख रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएम के ऊपर पूरा कंप्लीट एक प्लेलिस्ट भी है, जाके चेक कर लो। एसएम के ऊपर पूरा डिटेल में स्टडी किए, ये सारा कंडीशंस हम लोग वहाँ पर भी पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर बस नया चीज़ फोर्स लग रहा है, सेम चीज़ें हो रही है। वहाँ पर ही हम बताए थे ये बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है, मतलब सॉरी, जो एसएम करवा रहा है यहाँ पर, वो वेरिएबल फोर्स होना चाहिए। अगर हम कह दें यहाँ पर इसी में, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर लें ऐसे करके, और इस पर हम चार्ज कर दें Q1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या? बस इतना करेगा इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसको थोड़ा पुश कर देगा, है ना। ये चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको यहाँ पुश करके, यानी बेसिकली ये अगर यहाँ कंडीशन है, ये मास यहाँ आ जाएगा, कुछ x0 डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा, x0 डिस्टेंस से ये इधर की तरफ पुश हो जाएगा ऐसे करके। ये कितना फोर्स लग रहा होगा तो हम बोलेंगे, जब यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गया होगा तो हम बोलेंगे वो QE जो है वो k x0 से रुक गया होगा, तो x0 जो आ गया होगा वो हो जाएगा QE अपॉन k है। इतना ये हो गया इसका न्यू मीन पोजीशन, न्यू मीन पोजीशन बन गया होगा। लेकिन इस पूरे कहानी में बस यही होगा, ये कुछ करवा नहीं पाएगा, ये जो QE जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कुछ नया नहीं कर पाएगा। मीन पोजीशन बस यहाँ से ट्रांसफर होकर के थोड़ा यहाँ पहुंच चुका है। अभी इस पोजीशन के हिसाब से एसएम होगा और एसएम का जो टाइम पीरियड बनेगा वो यही बनेगा। एक टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड रहेगा हर समय यही। कोई दिक्कत है? बाकी के इफेक्टिव वगैरह 2 स्प्रिंग रखो, 5 स्प्रिंग रखो, 50 स्प्रिंग रखो, झूलेलाल कलंदर जो करना है कर लो, बस जो होना है यही होना है, ठीक है। अब एक HC1 में एक सवाल है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद छुट्टी 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 क्यों है। मान लेते हैं D डिस्टेंस पर हमने दीवार से ऐसे करके रखा हुआ और तभी हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया, यानी कि अभी शुरुआत में रेस्ट पर था, स्विच ऑन करेंगे पड़ाक मारेगा इसके ऊपर। अब स्प्रिंग फोर्स भी नहीं जो कि इसको रिस्टोर करवा पाए, तो यानी कि एक्सेलरेट कर जाएगा, एक्सेलरेट करेगा तो जाएगा इसके ऊपर, यानी टोटल डी डिस्टेंस कवर तो करेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस s इक्वल टू ut प्लस में हाफ at स्क्वायर से, तो s क्या हो जाएगा, डी डिस्टेंस इनिशियल स्पीड 0 था, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टाइम का वैल्यू t स्क्वायर, यानी टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2md अपॉन QE का रूट, इतना हो जाएगा इसका टाइम। एक और बात देख लो कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यहाँ पर QE अपॉन m हो रहा है जो कि कांस्टेंट है। अगर SHM होना है, वो पूछ भी रहा है उसी सवाल के लास्ट में कि SHM हो रहा है कि नहीं हो रहा, एकदम नहीं हो रहा है ना, नॉट SHM। SHM होने के लिए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव ऑफ x होना चाहिए, यानी कि पोजीशन के डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये चीज होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए SHM नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज होगा कि पार्टिकल जाएगा और यहाँ पर अगर इलास्टिक कोलिजन करने वाला है तो जितना वेलोसिटी से हिटिंग होगा इधर की तरफ, उतना ही वेलोसिटी इधर की तरफ फिर से जाएगा, इधर की तरफ आएगा, तो टोटल टाइम जो बनेगा वो हो जाएगा यहाँ से तक पहुँचने में टोटल टाइम फिर से 2t हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 2md अपॉन QE, इतना टाइम पीरियड हो जाएगा। जब यहाँ फिर पहुंचेगा, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, फिर बोलेगा पड़ाक जाओ, धड़ाक 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 धड़ाक, इस तरह का पूरा मामला बनेगा। यानी टाइम पीरियड तो होगा मगर वो SHM नहीं होगा, ये एक ऑसिलेशन तो जरूर हो रहा है। कोई दिक्कत है? बात समझ में आ गया? यही था आज का पूरा लेक्चर, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क
उसके ऊपर भी एक कंप्लीट डिस्कशंस होंगे, ठीक है। तो HC वर्मा का सारा क्वेश्चन लगा जाओ, चुन चुन करके लगाओ। इलेक्ट्रिक चार्जेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा चैप्टर है उसका सारा क्वेश्चन बना जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जब जाएंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके और भी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, लेकिन अभी जितना बन सकता है बनाओ, जितना नहीं बनता है छोड़ दो। जब चैप्टर ख़त्म होगा तब तक, अभी तो कम से कम 20-22 लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है, कंप्लीट होने के लिए इस चैप्टर को। तो अभी आई थिंक 7 या 8 ही लेक्चर में हैं हम लोग, है ना, कितना है 7-8 जो भी है, 8वें पे रहें, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो क्या है पूरा कहानी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, एक चार्ज है, चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन काम किया था, इसका वैल्यू था QE/m, ठीक है। जो भी था पूरा का पूरा वीडियो को फिर से डाउनलोड करके जो भी जैसे भी करना है उसको देखो, ध्यान से सीखो, सवाल लगाओ लेकिन, ठीक है। और टेलीग्राम पे सवाल को पूछो, जो पूछते उससे हो नहीं तुम लोग ढंग से थोड़ा पूछना भी स्टार्ट करो, ठीक है। बाय, शेयर, घंटा उंटा सब लगा।